करें तो टाटा मोटर्स पर भी नजर रखें, क्योंकि यहाँ पे JLR के Q2 के अपडेट्स आए हैं और इस बार जो अपडेट्स है वो कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि कुछ कंपोनेंट्स के शॉर्टेज, सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इनके प्रोडक्शन नंबर्स पर इम्पैक्ट पड़ा है। पर कमेंट्री पॉजिटिव साइड है, क्योंकि अभी Q2 के नंबर्स तो अच्छे नहीं आए, चाइना में भी स्लो डाउन देखने को मिला, पर साथ ही सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी आएगी, ऐसी कंपनी ने उम्मीदें जताई हैं। तो एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स बोलेंगे और कमेंट्री भी जो है पॉजिटिव साइड आती हुई दिखी है। एक बार लेवल्स चेक करना चाहेंगे वैशाली जी आपसे, क्योंकि टाटा मोटर्स कल हमने देखा था कि निचले स्तरों से थोड़ा बाउंस बैक की कोशिश जरूर कर रहा था, बट ऐसे में कितना कामयाब होगा टाटा मोटर्स और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं? तो जब मैं डेली चार्ट देख रही हूँ तो आई थिंक 900 शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। वीकली चार्ट में भी हम देखें तो ट्रेंड इज वेरी मच इंटैक्ट। अगर 900 सपोर्ट रहता नहीं है तो इट कैन गो टुवर्ड्स 880, तो वहां पे एक अक्यूमुलेशन जोन जरूर बन सकता है। बट फॉर नाउ मुझे लग रहा है 900 पे रुक जाना चाहिए और वहां से बाउंस आना चाहिए। ठीक है। डन। तो एक कुछ कुछ स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशंस भी मिल रही हैं। हमने स्टॉक से न्यूज़ भी आपके सामने रखा। अब एक और काम करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखते हैं। वरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको जरा रिपोर्ट्स बता देंगे, फिर वापस इनका भी एनालिसिस करते हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत करूंगा पावर सेक्टर के स्टॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले तो नमूरा की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे इन्होंने टाटा पावर पे कवरेज की शुरुआत की है, 560 का लक्ष्य दिया है, और JSW एनर्जी पे शुरुआत की है, जहाँ पे 885 का लक्ष्य दिया है। अब टाटा पावर पे इनका कहना है कि खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की ग्रोथ दुगनी होने वाली है, और FY 24 से 27 तक 16% के EBITDA CAGR से ये कंपनी ग्रो करेगी। JSW एनर्जी में भी इनका कहना है कि जो RE जनरेशन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बेहतर रहेगी, और FY 24 से 27 तक 38% के बेहतरीन EBITDA से ये कंपनी ग्रो करेगी। CAGR ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है आगे, और ख़ासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनियों को फ़ायदा होगा। स्किपर पे नुवामा की रिपोर्ट है, इनिशिएट किया है कवरेज, 650 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, कल की क्लोजिंग से 200 रुपये का यहाँ पे अपसाइड ये देख रहे हैं। इनका कहना है कि ओवरऑल पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक नीश प्लेयर है, और पूरे सेक्टर में इनको ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑर्डर इनफ्लो, सेल्स, EPS FY 24 से 27 तक करीब 22 से 50% के आसपास की साल 10 साल ग्रोथ से आपको कंपनी ग्रो करते हुए दिखाई देगी, और अपनी टावर कैपेसिटी को कंपनी डबल कर रही है, जिसका बड़ा फायदा मिलेगा। M&M पे CLSA की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, होल्ड से आउट परफॉर्मर का कॉल, प्राइस टारगेट 2654 से बढ़ा के 3400 का किया है। इनका कहना है कि SUV सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बेहतर है, ROEs बढ़ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक री रेटिंग में आगे देखने मिल सकता है। टाटा मोटर्स UBS बिकवाली की सलाह अभी भी दे रहे हैं, 825 का प्राइस टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि चाइना अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज़ी से ग्लोबल कार मेकर जो ओवरऑल मार्केट है उसमें सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला अब ये नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा कैपेसिटीज़ को ग्लोबली कार मेकर्स की अगर आप देखेंगे, और लोकल प्लेयर्स के साथ काफ़ी काम करना पड़ेगा। साथ में नायका पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, 216 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि Q2 में जो ओवरऑल ग्रोथ है स्टेडी रही है, फैशन बिजनेस Q1 के जैसे इस बार भी ग्रोथ देखने मिली है, और Q2 में अगर आप देखेंगे तो मिड 20s में आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है। ऑरबिंदो फार्मा UBS की रिपोर्ट है, सेल का कॉल है, प्राइस टारगेट 1333 का है। आपको याद होगा 30 तारीख के आसपास इस कंपनी को US FDA से इस कंपनी के एक सब्सिडरी है उसके यूनिट 2 को इंस्पेक्शन के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले थे। इनका कहना है कि अगर कोई भी इंटीग्रिटी इशू नहीं होता है तो प्लांट जो है वो कोई भी OAI फ्लैग जो है उसको यहाँ पे अवॉइड कर सकता है, ये इनका कहना है। अब आपको याद होगा कल CLSA की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई थी ग्लोबल, आज नोमुरा की इंडा स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो चाइना और हांगकांग में चल रहा है, थोड़ा नियर टर्म इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और ये अंडर परफॉर्मेंस जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है वो इंडिया की अभी भी इंटैक्ट है। साथ ही साथ इनका जो साल के एंड का टारगेट है 24,860 है, ये हमेशा से कंजर्वेटिव रहे हैं, इस बार भी कंजर्वेटिव है। और मॉर्गन स्टैनली की एक इमर्जिंग मार्केट स्ट्रैटेजी आई है। इनका कहना है कि अक्टूबर नवंबर में 2-3 इशू होंगे, एक तो ग्लोबल रिस्क होगी, ग्लोबल पॉलिटिकल, US इलेक्शन, और साथ ही साथ पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती है।
ये कुछ ऐसे कंसर्न्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी भी इंडिया पे सबसे ज़्यादा ये ओवरवेट है, इंडियन मार्केट लार्जेस्ट ओवरवेट है इनके लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत ओवरवेट का कॉल दिया है और बाकी इमर्जिंग मार्केट पे भी दिया है। जापान पे जो ओवरवेट है जापान पे वो इन्होंने थोड़ा कम किया है और चाइना पे जो ओवरवेट है वो इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है। तो ऐसे अलग अलग मार्केट्स के लिए इन्होंने अपनी थोड़े बहुत ओवरवेट कैटेगरी या अंडरवेट कैटेगरी में चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं ओवरवेट है तो वो इंडिया पे है। ये जो आपकी लास्ट वाली